हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। आज के लेक्चर में गोल्जी बॉडी से रिलेटेड सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का रिपेयरमेंट हो गया, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, उसका फॉर्मेशन हो गया। इन सबको करने के लिए कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल की जरूरत पड़ती है और ये जो कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल है यही हमारा क्या कहलाता है, आपका गोल्जी बॉडी कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गोल्जी बॉडी की बात करूं तो गोल्जी बॉडी आपको सारे सेल में प्रेजेंट हुआ, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सारे सेल्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी है जिनके अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो सेल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली चीज कि आपको प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जैसे कि मान लेते हैं बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्म। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन सभी के अंदर ये आपको क्या है कि गोल्जी बॉडी आपको एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जैसे सपोज करो सर्टन फंजाई हो गया, सर्टन फंजाई, यानी कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनके अंदर गोल्जी बॉडी आपको देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके स्पर्म सेल्स के अंदर हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, यानी इन सभी के अंदर आपको क्या है, गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा सेल्स ऑफ मैच्योर सीव ट्यूब, सेल्स ऑफ मैच्योर सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, इनके अंदर आपको गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें ह्यूमंस की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, इनका जो मैच्योर स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म, स्पर्म ऑफ ह्यूमन, आप बोलोगे उसके अंदर तो गोल्जी बॉडी होता है, लेकिन उसके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होता। गोल्जी बॉडी का बेसिकली ट्रांसफॉर्म फॉर्म होता है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मैच्योर स्पर्म ऑफ ह्यूमन में भी आपको गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स, उसके अंदर भी आपको क्या है कि गोल्जी बॉडी एब्सेंट दिखता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। सो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी ऑलमोस्ट सारे सेल्स के अंदर आपको क्या है, गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी जिनके अंदर आपको गोल्जी बॉडी देखने को नहीं मिलता, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो ये तो आप जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी ने की थी, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो, कैमिलियो गोल्गी या गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और डिस्कवर किस में किया था, आउल के नर्व सेल्स के अंदर, ठीक है। नर्व सेल ऑफ आउल, आउल के नर्व सेल में इसको डिस्कवर किया था। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर जो आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी वो प्लांट में गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम, इसको क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोला जाता है।
तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको हम अच्छे से समझ लिया, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्या पढ़ा हमने गोल्जी बॉडी के बारे में कि बॉडी के अंदर बहुत सारे या सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे वेरियस फंक्शन है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयर करना हो गया, उसके अलावा मान लेते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजों का जो काम करता है ये गोल्जी बॉडी करता है। तो ये चीजें आप इसके बारे में याद रखना है, हर जगह ऑलमोस्ट सारे सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिनको अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज ऐसे समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी इन अ सेल, ठीक है, कि किसी भी सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का नंबर कितना होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें किसी भी सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी का जो नंबर है, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो सेल है कितना एक्टिव है, ठीक है। यानी अगर सपोज करो उस सेल के अंदर अगर एक्टिव सिक्रीशंस हो रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, वो सेल एंजाइम और इन सब चीजों के प्रोडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वहां पर क्या होता है, गोल्जी बॉडी का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल। ये क्या करता है, सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी जो उसका नंबर है, जो गोल्जी बॉडी का जो नंबर होगा किसी सेल के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिविटी ऑफ सेल। एक्टिविटी कैसे, कि सपोज करो सिक्रीशन हो गया, ठीक है, सिक्रीशन हो गया, या फिर अगर बात करें कि ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स का बायोसिंथेसिस हो गया, अगर इन सब चीजों में अगर कोई सेल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहां पर उसका नंबर बहुत ज्यादा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एक जनरल में बात करें तो जनरली क्या होता है, एक सेल में आपको एक सिंगल गोल्जी बॉडी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो जनरली अगर हम बात करें, जनरली सिंगल लार्ज गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट इन अ सेल। यानी किसी एक सेल के अंदर अगर जनरली अगर बात करें, नॉर्मली बात करें, तो एक सेल के अंदर आपको एक लार्ज गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सेल्स अभी मैंने बताया जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अंदर जो गोल्जी बॉडी के जो नंबर्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ अगर हम बात करें कि जो पैरा अमीबा है, जो आपका पैरा अमीबा है, पैरा अमीबा, यहां पर ये एग्जांपल आपको याद रखना है, ये जो पैरा अमीबा है इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, पैरा अमीबा में क्या होगा, नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, ये अब यहां पर एक नहीं होगा, ये कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि पैरा अमीबा के अंदर जो गोल्जी बॉडी होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, उनके जो नंबर्स होंगे ये 2 होंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अमीबा स्टीरियोमिक्सा, नेक्स्ट है हमारा अमीबा स्टीरियोमिक्सा, ठीक है। ये जो अमीबा स्टीरियोमिक्सा है इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा, मैनी गोल्जी बॉडी, यहाँ पर गोल्जी बॉडी की जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि नर्व सेल हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें लिवर सेल हो गया, लिवर का सेल हो गया, उसके अलावा बात करें कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स हो गए, एंड मोस्ट ऑफ प्लांट सेल हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपको मल्टीपल गोल्जी बॉडी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी यहां पर आपको मल्टीपल गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अगर स्पेशली अगर हम लिवर सेल की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लिवर सेल की बात करें, क्योंकि लिवर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन सिक्रीशन में हेल्प करता है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे गोल्जी बॉडी के जो नंबर से बहुत ज्यादा होता है, इसमें लगभग आपको 50 गोल्जी बॉडी देखने को मिल सकता है, 50 गोल्जी बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है मैंने इसको सोचा है कि डायरेक्टली हैंड रिटन ही बना लिया जाए, बिकॉज वैसे बहुत सारा बेसिकली अगर मैं पीपीटी बनाऊं तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ जाती और वहां पे फिर हमें समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स है सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इनको हम अच्छे से याद रखेंगे और ये सारे बेसिकली आप बोल सकते हो कि मेन समरी है, तो इनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो नंबर्स अभी हमने डिस्कस कर लिया कि गोल्जी बॉडी का जो नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जो इसका जो नंबर होगा, गोल्जी बॉडी का जो नंबर है वो एक्टिविटी ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्दो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको हम अच्छे से याद रखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ सेल पे इसके जो नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो नंबर हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये जो नंबर्स है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके शेप, साइज एंड पोजीशन के बारे में, ठीक है। अगर हम शेप, साइज, पोजीशन की बात करें तो जो गोल्जी बॉडी है उसका डिफरेंट सोमैटिक सेल, जितने भी अलग अलग सोमैटिक सेल्स हैं उसके अंदर इसका जो शेप है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। यानी हम ये नहीं बोल सकते इसका जो शेप है वो फिक्स होगा, ठीक है। अलग अलग सोमैटिक सेल्स के अंदर आप देखोगे कि जो इसका शेप है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो यहाँ पर इसका जो शेप होता है, शेप कैसा है, शेप इज वेरिएबल। इसका शेप वेरिएबल होता है इन डिफरेंट सोमैटिक सेल, यानी अलग अलग टाइप के अगर हमारे पास सोमैटिक सेल्स हैं तो उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होगा उसका शेप भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर इवन ये भी आप बात कर सकते हो कि अगर मान लेते हैं एक सिंगल सोमैटिक सेल है लेकिन वो अलग या बोल सकते हैं डिफरेंट फंक्शनल स्टेज में है, तो भी वहां पे जो गोल्जी बॉडी है उसका शेप अलग हो सकता है। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इवन इन सेम सेल there are variation in different functional stage। यानी क्या है कि सपोज करो किसी एक ही सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो अलग अलग क्या हो सकते हैं, फंक्शनल स्टेजेस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे बताया कि इनका जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग सोमैटिक सेल में क्या है ये आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। इवन कि अगर सेम सेल है तो वहां पर भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, यानी वहां पर भी जो गोल्जी बॉडी है किसी एक ही सेल के अंदर वो अलग अलग फंक्शनल स्टेजेस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इसका शेप है गोल्जी बॉडी का, वो वेरी करता है कॉम्पैक्ट मास से लेके डिस्पर्स फिलामेंट नेटवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं। तो इनका जो इवन जो शेप है, शेप कैन वेरीज, यानी शेप varies from compact mass to disperse filament network। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो एक कॉम्पैक्ट मास के फॉर्म में रहता है, यानी एक जगह ही पड़ा रहता है, एक जगह आपस में सारे इसके जो सिस्टर्नी है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट मास आपको किस में देखने को मिल जाएगा, एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम डिस्पर्स फिलामेंट नेटवर्क की बात करें तो ये सिचुएशन आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिल जाती है, जहां पर इसके जो सिस्टर्नी है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैले हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो इसका शेप है वो वेरी कर सकता है, कॉम्पैक्ट मास से लेकर डिस्पर्स फिलामेंट नेटवर्क तक वेरी कर सकता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है कि जो एनिमल सेल है यहाँ पर ये सारी चीजें आपस में सिस्टर्नी चिपकी हुई होती है, चिपकने के लिए यहाँ पर एक सीमेंटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारा कुछ फैला हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इसका जो शेप है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसके बारे में याद रखनी है
वो ये याद रखनी है कि जो पोजीशन है गोल्जी बॉडी का, ठीक है, जो पोजीशन है वो भी वेरी कर सकता है, ठीक है, यानी शेप तो वेरी कर सकता है, आप बात करते हैं इसके पोजीशन की, ठीक है। तो जो पोजीशन है किसी सेल के अंदर, जरूरी नहीं कि हर सेल के अंदर जो पोजीशन है वो सेम ही हो, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का किसी सेल के अंदर पोजीशन भी बदल सकता है, ठीक है। तो जो पोजीशन ऑफ गोल्जी बॉडी है, पोजीशन ऑफ गोल्जी बॉडी इज वेरिएबल, ये भी वेरी कर सकता है, ठीक है। कैसे वेरी कर सकता है, तो इसको समझ लेते हैं। सपोज करो कि अगर आपके पास एक ऐसा सेल है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है, कैसा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन सेल। अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा सेल है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, यानी उसका जो ओरिजिन हुआ है वो एक्टोडर्म से हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो गोल्जी बॉडी होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा, तो ध्यान रखना है यहां पर प्रेजेंट होगा पोलराइज्ड बिटवीन, अगर कोई सेल एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है, अगर कोई सेल एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है तो यहां पर जो गोल्जी बॉडी है उसकी पोजीशन कहां पर होगी, यानी वो पोलराइज्ड होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड पेरिफेरी, यानी वो कहां पर पाया जाएगा, पेरिफेरी, यानी जो बाहर वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर वही सेल आपका सिक्रीटरी नेचर का है, कैसा है, सिक्रीटरी नेचर का है, यानी सेल कैसा है, एक्सोक्राइन है, ठीक है, सेक्रेटरी सेल या एक्सोक्राइन सेल है, तो यहां पर जो बेसिकली जो उसका जो पोजीशन होगा वो न्यूक्लियस और सेक्रेटरी सेल के बीच के रीजन का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियस के आसपास होने वाला है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सेल एंडोक्राइन नेचर का है, ठीक है, एंडोक्राइन सिक्रेटरी सेल है या एंडोक्राइन सेल है, तो इस केस में इसकी जो पोजीशन होती है वेरिएबल होती है। तो इसकी पोजीशन कैसी होती है, वेरिएबल पोजीशन होगी, यानी इसकी फिक्स पोजीशन नहीं होगी कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर वही हम बात करें कि जो माउस का गैंग्लियोनिक सेल है, ठीक है, यानी गैंग्लियोनिक या गैंग्लियन सेल ऑफ माउस, ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है वो पेरीन्यूक्लियर होती है, पेरीन्यूक्लियर, यानी ये क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होगा अगर गैंग्लियोनिक सेल ऑफ माउस होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो शेप होता है गोल्जी बॉडी का वो वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी वेरिएबल शेप रखता है, भले ही अलग अलग सेल होगा, ठीक है, अलग अलग सोमेटिक सेल के अंदर इसका जो शेप होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंट सोमेटिक सेल है तो उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी का शेप होगा वो अलग अलग होगा। इवन ये भी देखा गया है कि अगर सेल सेम है, ठीक है, सेल सेम है तो उसके अंदर भी जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर भी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है, मींस कि वो डिफरेंट फंक्शनल स्टेजेस में भी देखने को मिल जाएगा, यानी एक ही सेल के अंदर भी आपको गोल्जी बॉडी अलग अलग फंक्शनल स्टेजेस के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका जो शेप है वो कॉम्पैक्ट मास से, जो इसका जो शेप है, ठीक है, शेप कॉम्पैक्ट मास से डिस्पर्स फिलामेंट की तरफ मतलब की होता है। कॉम्पैक्ट मास आपको एनिमल सेल के अंदर देखने को मिल जाएगा और डिस्पर्स फिलामेंट के जैसा आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं शेप के बाद इसके पोजीशन की। तो पोजीशन भी गोल्जी बॉडी की कैसी होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। कैसे वेरिएबल होती है कि अगर मैं इसकी बात करूं कि एक्टोडर्मल ओरिजिन सेल है, ठीक है, तो उसका जो शेप होगा या उसकी जो पोजीशन होगी वो न्यूक्लियस और पेरिफेरी के बीच में होगी। उसके बाद सेक्रेटरी अगर सेल है, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस और पेरिफेरी के बीच में होगा। अगर हम एंडोक्राइन सेल की बात करें तो इसका पोजीशन वेरिएबल होगा। लेकिन अगर माउस के गैंग्लियोनिक सेल की बात करें तो इसकी पोजीशन कैसी होती है, पेरी न्यूक्लियर होती है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होगी। पेरी न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। तो अब हमने शेप पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया, अब इसके साइज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके साइज के बारे में बात करूं, ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ लिया पोजीशन, यहां पे पढ़ लिया इसका सिंपल सा शेप। अब बात कर लेते हैं इसके साइज की, ठीक है। तो यहां पर ये दो साइज में देखने को मिल सकता है। एक तो साइज होगा इसका लार्ज,
ठीक है, एक लार्ज साइज का हो सकता है। लार्ज साइज आपको देखने को मिल सकता है यानी नर्व के अंदर, क्योंकि नर्व के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, बहुत कंटिन्यूअसली न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। ठीक है, वही अगर बात करें तो ग्लैंड सेल्स के अंदर, जो ग्लैंड सेल्स हैं उसके अंदर भी इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी क्या है, सिक्रीशन वाला काम चल रहा है। दूसरा, अगर हम स्मॉल की बात करें, जो इसका साइज स्मॉल होता है वो आपको स्मॉल देखने को मिल जाता है मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर इतना एज सच कुछ ज्यादा बेसिकली सिक्रीशन वाला काम नहीं हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो यानी आपको ये लार्ज साइज और स्मॉल साइज दोनों में ही देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग कि वहां पर एक्टिविटी कैसी हो रही है। ठीक है, तो नर्व सेल्स और ग्लैंड सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर साइज इसका कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको इसका जो शेप, साइज एंड पोजीशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, अगर हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसका अगर स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करना है तो उसके लिए हम अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन में हमें 3 मेम्ब्रेनस कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके अंदर मुझे 3 मेम्ब्रेनस कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन reveals the presence of three membranous स्ट्रक्चर, यानी आपको यहाँ पर 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। और ये 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा फ्लैटेंड सैक, जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी या इसको लैमेली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो आपको फ्लैटेंड सैक या जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। दूसरी चीज की अगर बात करें, दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा स्मॉल टिब्यूल्स एंड आपका वेसाइकल्स या स्मॉल वेसाइकल्स बोल सकते हो। ठीक है, स्मॉल टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स देखने को मिलेगा। और थर्ड स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो थर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा थर्ड लार्ज वैक्यूल्स। थर्ड क्या देखने को मिलेगा, लार्ज वैक्यूल, जो कि ग्रेनुलर सब्सटेंस से फिल्ड होता है। ठीक है, ये क्या होगा, फिल्ड विद ग्रेनुलर सब्सटेंस। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसके बारे में याद रखना है कि इसके अंदर जो पहला स्ट्रक्चर, पहला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको सिस्टर्नी या फ्लैटेंड सैक बोलते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसको टिब्यूल्स एंड वेसाइकल बोलते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो आपको लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिलेगा, जो कि ग्रेनुलर सब्सटेंस से फिल्ड होते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे आपका फ्लैटेंड सैक हो गया या यानी सिस्टर्नी हो गया, स्मॉल टिब्यूल एंड वेसाइकल्स हो गया, लार्ज वैक्यूल्स हो गया, तो ध्यान रखना है इन सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको राइबोसोम्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पे राइबोसोम नहीं देखने को मिलते। तो इस पॉइंट को याद रखना है, इसको ऐसा नोट के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक 10 का नोट चिपका के आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि दीज, जितने भी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, दीज मेम्ब्रेनस structure are characterized by absence of राइबोसोम, यानी यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, यहां पर क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है,
इनके कोई सा भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्यों ना हो, चाहे वो सिस्टर्नी क्यों ना हो, ठीक है, या वो स्मॉल टिब्यूल या फिर वेसाइकल ही क्यों ना हो, या वो लार्ज वैक्यूल ही क्यों ना हो, ठीक है, इनके अंदर आपको किसी भी तरीके का राइबोसोम स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, ये इसका कैरेक्टराइज फीचर है, ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी हम क्या करेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आपका गोल्जी बॉडी है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। उसके अंदर एक फ्लैटेंड सैक या सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, उसके बाद स्मॉल टिब्यूल और वेसाइकल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल्स होता है, ठीक है। और इनके सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पे क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। ये इसका आप बोल सकते हैं कैरेक्टराइजिंग फीचर है, या इसको डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी बोल सकते हैं। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो लगता है कि यार ये समझ में नहीं आया, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो वीडियो भी, मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे श्योरली जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टर्नी के बारे में बात करते हैं कि सिस्टर्नी क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टर्नी को समझने से पहले मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना देता हूं। जनरली अगर हम बात करें, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है आपका क्या, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि आपको दो फेसेस देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं सिस फेस, ठीक है। सिस फेस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, ठीक है, या इसको हम पैरोक्सिमल फेस भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, या इसको पैरोक्सिमल एंड भी बोल सकते हैं। दूसरा है, इसका जो दूसरा एंड है, इसको बोल सकते हैं ट्रांस फेस, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से इसको मैच्योरिंग फेस भी बोल सकते हैं, या इसको डिस्टल एंड भी बोल सकते हैं, इसको डिस्टल एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंड होता है ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, और ये वाला जो होता है वो कॉनकेव होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, समझते हैं कि ये सिस फेज, फॉर्मिंग फेज और ये फिर मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज क्या करता है, ठीक है, और ये बनता कैसे और ये होता कहाँ पर। जो सिस फेज है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिस फेज कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। और ये जो आपका सिंपल सा मैच्योरिंग या जो ट्रांस फेज है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये दोनों नाम हमें याद रखना है। सिस फेस कहां प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के पास, ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा। और ट्रांस फेस कहां प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी के अंदर जो सिस्टर्नी है, ये सबसे मोस्ट बोल सकते हैं कांस्टेंट एलिमेंट है, यानी ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज जो सिस्टर्नी है, ये कांस्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या है, मोस्ट कांस्टेंट एलिमेंट है। ये आपका कांस्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी ये तो दिखेगा ही दिखेगा, ये बनेगा ही बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सिस्टर्नी बनता कैसे है, तो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट डिस्क लाइक लेमिना प्रेजेंट है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो एक के ऊपर स्टैक लाइक फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक के ऊपर एक अरेंज होके पूरा पाइल ऑफ स्टैक का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरीके से ये लेमुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेक लाइक लेमुलर स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर एक अरेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टर्नी की बात करें तो बनता कैसे है, सेक लाइक लेमुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जो एक के ऊपर एक अरेंज होता है, यानी कि पाइल लाइक स्टैक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या है, सेक, सेक का मतलब खाली स्पेस होता है, ठीक है। तो सेक लाइक लेमुला से मिलके बनता है, जो कि एक के ऊपर एक अरेंज होता है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये क्या लिखा है मैंने कि ये कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड, थोड़ी बहुत अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। फ्लैटेंड पैरेलल सेक पाइल्ड स्टेक्स, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं लेमिला। यानी लेमिला क्या है, आपस में इस तरीके से एक के ऊपर एक होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक पाइल्ड, ठीक है। सेक पाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक अरेंज होना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
ये जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी है किसी भी गोल्जी बॉडी के अंदर, जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी कैन वेरी, number of cisternae can vary from species to species, species to species। ये ध्यान रखना है, इसकी जो नंबर है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है, या इवन बोल सकते हैं कि एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरे डेवलपमेंटल स्टेज में भी वेरी कर सकता है। जैसे सपोज करो स्पीसीज टू स्पीसीज तो वेरी कर सकता है, लेकिन एक ही सेल के अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी ये वेरी कर सकता है, ठीक है। even can vary from cells in different developmental stage। यानी अगर कोई एक सेल अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज है तो वहां पर भी इसके जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सिस्टर्नी के बारे में, वो ये याद रखना है कि अगर हम मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें, सो इन मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है, जो एवरेज अगर हम बात करें सिस्टर्नी के जो नंबर होते हैं वो लगभग कितने होते हैं, 3 से 8 होते हैं, ठीक है, 3 to 8 इन नंबर। ये मैं जनरल बता रहा हूँ सिस्टर्नी के नंबर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर इसके जो नंबर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, उनके जो नंबर है 25 से 30 भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अदर सेल टाइप की बात करूं तो यहाँ पर जो इसके नंबर है वो लगभग 25 से 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, इसके जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जो जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सो वहां पर होगा क्या, ध्यान दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो उसका स्मूथ मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेशन मेंशन कर देता हूँ, फिर कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में कि फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सो जनरली अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जनरली क्या होगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से कुछ वेसाइकल्स पिंच ऑफ होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा कि कुछ वेसाइकल्स क्या होंगे, पिंच ऑफ होंगे, पिंच ऑफ होंगे मींस कि उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे इस तरीके से वेसाइकल बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब ये जो वेसाइकल्स यहां से निकले हैं ये डायरेक्टली क्या होंगे, ये जो आपका गोल्जी बॉडी है इसके सिस फेस पे जाके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये क्या हो जाएंगे निकलने के बाद, अरेंज्ड ऑन द फॉर्मिंग फेस ऑफ द स्टेक, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो इसका सिस फेस जिसको हम फॉर्मिंग फेस बोल रहे हैं, यहां पर यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या न्यूक्लियस वाले पार्ट से सिर्फ वही सब्सटेंस आते हैं जिनको मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। तो पहले सिस फेस में वो आएंगे और आने के बाद गोल्जी बॉडी के अंदर उसका मॉडिफिकेशन होता है और मैच्योरिंग फेज से वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडी कंटिन्यूअसली टूट रहा होता है, कंटिन्यूअसली ये बन रहा होता है, ठीक है। यानी इसके कुछ जो स्टेक्स है, कुछ जो सिस्टर्नी है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और उसी रेट से, जिस रेट से वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं उसी रेट से यहाँ पे फॉर्मिंग फेज से बन रहे होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या जो न्यूक्लियस हो गया वहां से स्मॉल वेसाइकल्स आते हैं और इसके फॉर्मिंग फेज पे आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद वो क्या है, नए स्टेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेम एज क्या होगा, मैच्योरिंग फेज से जब सारी चीजें इसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो मैच्योर हो जाता है, वो पिंच ऑफ होकर बाहर निकल जाता है। तो जिस रेट से यहाँ पर ये बन रहा होता है उसी रेट से ये टूट रहा भी होता है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिस्ट्रॉय सेम होता है, डिस्ट्रक्शन सेम होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। सो यहां पर क्या होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसाइकल पिंच ऑफ हुए थे वो क्या होगा, फॉर्मिंग फेज पे जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग फेज पे जाके जुड़ जाएंगे,
या इसके अलावा ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लेमिला है वो डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। या तो ये हो सकता है वेसाइकल, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल्स की फॉर्म में आए और ये जो गोल्जी बॉडी है उसके सिस फेस पे जाके अरेंज हो जाए, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लेमिला है वो भी डायरेक्टली आके वहां पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो क्या होगा, ई आर लेमिला कैन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू गोल्जी बॉडी, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या होगा, सिस फेज का या फॉर्मिंग फेज का यहां पे फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो जो मैच्योरिंग फेज है, ये जो पूरा काम चल रहा है वो कहां पर चल रहा है, सिस फेज की तरफ चल रहा है, यानी फॉर्मिंग फेज की तरफ चल रहा है, ठीक है। दूसरा है मैच्योरिंग फेज या जिसको हम ट्रांस फेज भी बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा होता है इसको समझते हैं। तो ट्रांस फेज पे जो ये लैमेला पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, वो क्या है, कंप्लीट लार्ज वैक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली क्या होगा, लार्ज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे गोल्जी बॉडी को छोड़ देता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा कि जो लैमेला है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तो फुल्ली डेवलप्ड लैमेला है, वो क्या हो जाता है, वो भी बड ऑफ हो जाता है या पिंच ऑफ हो जाता है। इसके अंदर भी क्या हो जाता है, बड ऑफ हो जाएगा। और बड ऑफ होने के बाद ये क्या बना देता है, सेक्रेटरी की वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा या वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, तो जिस रेट से ये बन रहा होता है उसी रेट से ये टूट भी रहा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन है और डिस्ट्रक्शन है वो आपस में किस में होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर होता है किसके, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के। तो यहां पर आपको ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको सिस्टर्नी के बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये सब सारी चीजें तो हमने सिस्टर्नी के बारे में डिस्कस कर ली। अब मैं इसको एक बार फटाफट सारी चीजों को हाईलाइट कर देता हूं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम गोल्जी बॉडी के अंदर बात करें तो गोल्जी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा कांस्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है वो आपको क्या देखने को मिलती है, सिस्टर्नी ही देखने को मिलती है। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी बेसिकली होता है क्या है, ये एक सेक लाइक लेमिना होता है जो एक के ऊपर एक अरेंज होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक फ्लैटेंड पैरेलल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कि जनरली यहाँ पर जब भी चीजें सब्सटेंस आके जब डेवलप होना स्टार्ट होता है तो इसको जो साइड वाले पार्ट हैं वो थोड़े हैवी हो जाते हैं। साइड वाले पार्ट क्या होते हैं, इस तरीके से थोड़े मोटे हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो शेप होता है वो धनुष के जैसा होता है, बो के जैसा हो जाता है। जिसका ऊपर वाला जो फेस होता है जो कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स जो शेप होगा वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और जो कॉन्केव शेप होगा नीचे वाला वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सिस्टर्नी के जो नंबर है, ठीक है, वो स्पीसीज से स्पीसीज वेरी कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। इवन क्या है, किसी एक सेल के अंदर आपको डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में सिस्टर्नी के नंबर अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एक जनरल नंबर, एक एवरेज नंबर की बात करें तो प्लांट और एनिमल सेल में 3 से 8 ये देखने को मिल जाते हैं, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। लेकिन कुछ अदर सेल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उसके अंदर इसके जो नंबर है वो लगभग 25 से 30 हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। तो जो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जिस रेट से यहाँ पे सिस्टर्नी बनेगा उसी रेट से वो डिस्ट्रक्ट भी हो रहा होता है, यानी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन आप देख रहे हो वो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर होता है, ठीक है। सो अब ये बनता कैसे है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मॉल वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये वेसाइकल्स क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो रिसीविंग साइड ये लिखा हुआ इस तरीके से, रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो ये रिसीविंग साइड से आकर इस तरीके से जो वेसाइकल है वो इसके सिस फेस से जाके क्या होगा, अटैच हो जाता है और धीरे धीरे ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा लेमेला या सिस्टर्नी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि वेसाइकल की फॉर्म में आ जाए, या फिर हो सकता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुद का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लेमेला है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गोल्जी बॉडी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। या इवन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी आप बेसिकली किस में कन्वर्ट हो सकता है, गोल्जी, जो गोल्जी बॉडी है उसके लेमेला में कन्वर्ट हो सकता है। बस कंडीशन ये होता है कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लेमेला है वो गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो राइबोसोम को अपने अंदर से गिरा देता है, हटा देता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जिस रेट से ये बन रहा होता है उसी रेट से यहाँ पर जो मैच्योरिंग फेस है वहां से वैक्यूल्स निकल निकल के डिस्ट्रक्ट भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब पूरी तरीके से लेमेला डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो जिसको मैच्योर करने के लिए लेकर आता है वो मैच्योर होके वैक्यूल्स बना के उस बॉडी से पिंच ऑफ होके इस तरीके से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दो फेसेस आपको याद रखना है, सिस फेस और ट्रांस फेस, या उसके अलावा फॉर्मिंग फेस, पैरोक्सिमल एंड। तो ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मिंग फेस होता है या जो पैरोक्सिमल एंड है ये सारी चीजें न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम मैच्योरिंग फेस की बात करें या फिर ये मैच्योरिंग फेस कहाँ, या डिस्टल एंड हो गया, या ये कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस होता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। तो इतनी चीजें हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको जो सिस्टर्नी का ये जो अच्छा सा जो डायग्राम है, ये जो डिस्क्रिप्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज यहाँ पर, छोटी सी बट इंफॉर्मेटिव है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, वो चीज क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, ये जो दो सिस्टर्नी है, ये जो दो सिस्टर्नी है इनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, ये जो गैप होता है वो गैप ऑलमोस्ट कितना होता है, 200 से, ये गैप ऑलमोस्ट 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये जो गैप होगा वो गैप कितना होगा, 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का ये गैप होता है। तो इस चीज को हम इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वाला सिस्टर्नी वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं फेनेस्ट्रेशन के बारे में। अब ये फेनेस्ट्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है होल का बनना। ठीक है, जनरली क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये आपका सिस्टर्नी है, तो ये जो इसका जो एंड है, ये जो हर एक जो लेमिना का जो एंड है, जो पेरिफेरी है, इसके अंदर इस तरीके से बीच बीच में आपको इस तरीके से होल क्रिएट होते हुए दिखते हैं। इस तरीके से पूरे बॉडी पे क्या होता है, इस तरीके से होल क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये जो होल है ये सारे ही लेमिला पे प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इन होल्स की वजह से सारे जो सिस्टर्नी है वो एक सिंगल टिब्यूल के जैसा फंक्शन करने लग जाता है, क्योंकि ये आपस में इन होल्स की मदद से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिस्टर्नी है या जो इसका लेमिला है इसके ऊपर होल्स का ये जो बनना होता है, इसी होल्स के बनने का जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, होल्स का बनना क्या कहलाता है, फेनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा फेनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम कुछ दो चार पॉइंट लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऑफ सिस्टर्नी मे हैव स्मॉल पोर्स। ठीक है, सो क्या होगा, मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी may have स्मॉल पोर्स। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, या पोर्स का क्रिएशन होना या पोर्स का बनना फेनेस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अभी जनरली क्या है, जो ये पोर्स है, ये जो पोर्स आप देख रहे हो ये लेमिला के पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, यानी सिर्फ किनारों किनारों पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ गोल्जी बॉडी के अंदर लगभग ये पूरे लेमिला का 3/4 भी कवर करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या होते हैं, जो पोर्स हैं, पोर्स आर कन्फाइंड टू पेरिफेरी, ये पेरिफेरी पे ही कन्फाइंड रहते हैं। या फिर आप बोल सकते हो किसी किसी केस में आपको क्या है, लगभग पूरे लेमिला का 3/4 कवर करता हुआ दिखता है, या में ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ लेमिली।
इसका 3/4 ये कवर कर लेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जितने भी सिस्टर्नी है वो आपको सिंपल सा प्लेन स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा या सिंपल सा सेक लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, नेट लाइक या फिर आपस में कनेक्टेड हो गए, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको सिस्टर्नी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी shows या सिस्टर्नी आर रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स। सिस्टर्नी कैसे होता है, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब होता है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, या बोल सकते हो इसको एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स। एंड not only flattened sac, यानी ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैटेंड सेक नहीं होते, वो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स को भी शो करते हैं, ठीक है। तो इसको भी कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, सिस्टर्नी के ऊपर स्मॉल पोर्स का पाया जाना फेनेस्ट्रेशन कहलाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो पोर्स होते हैं वो यूजुअली पेरिफेरी पे कन्फाइंड होते हैं, लेकिन किसी किसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये लैमेला का 3/4 पार्ट कवर कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको फेनेस्ट्रेशंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो सिस्टर्नी है वो आपको रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, ना कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इनके बारे में अच्छे से याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको जो फेनेस्ट्रेशन वाला पार्ट है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसिस्टर्नियल एलिमेंट। अब ये इंटरसिस्टर्नियल एलिमेंट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, यहाँ पे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये पॉइंट मेंशन किया था कि जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी उनके बीच में यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो गैप होता है वो लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। अभी जो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम का ये जो गैप है, जिसकी वजह से जो सारे सिस्टर्नी है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल सकते हैं, ठीक है। सारे जितने भी सिस्टर्नी है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में बिखर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो बिखर जाएंगे तो इससे क्या है, फंक्शन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर तो ये सारे के सारे जितने भी आपको सिस्टर्नी है वो बिखरे हुए दिखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि प्लांट सेल्स के अंदर ये डिस्पर्स्ड डिस्क के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ये सारे के सारे जो सिस्टर्नी है वो आपस में एक साथ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़े रखने के लिए इनके बीच में जो गैप होता है, इन गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर एक सीमेंटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी जो इंटरनल सिस्टर्नल एलिमेंट है वो क्या करेगा, इस तरीके से ये जो दोनों सिस्टर्नी है उसके बीच का जो गैप है इसको फिल करता है, और फिल करके इन दोनों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करने का ये काम करता है, यानी ये सीमेंटिंग मेम्ब्रेन की तरह ये वर्क करेगा, जिससे कि एनिमल सेल के अंदर ये जो सिस्टर्नी है वो पूरी तरीके से डिसलोकेट ना हो जाए, पूरी तरीके से डिस्पर्स ना हो जाए। इनको आपस में इस तरीके से मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ पर जो सब्सटेंस यूज करते हैं, जो सीमेंटिंग मटेरियल यूज करते हैं, इसी को क्या नाम देते हैं, इंटरसिस्टर्नल सिस्टर्नल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट बोलेंगे। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके साथ अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन बन रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, ये क्या ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, होल्डिंग द सिस्टर्नी टुगेदर, यानी सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह वर्क करेगा और सिस्टर्नी को आपस में होल्ड करने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो आपका इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट है बेसिकली कैसा होता है, ये डेंस मटेरियल होता है, ठीक है। कैसा है, डेंस मटेरियल होता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है कि ये डेंस मटेरियल होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आपको सिस्टर्नी के बीच में मिलेगा, ठीक है। सो डेंस मटेरियल फाउंड
फाउंड बिटवीन सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो मटेरियल इसके बीच में मिल रहा है, इस मटेरियल को हम इंटर सिस्टर्नियल मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर सिस्टर्नियल या इंटर सिस्टर्नल मटेरियल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, जो डेंस मटेरियल मिल रहा है इसको इंटरसिस्टर्नियल एलिमेंट या इसको इंटरसिस्टर्नल मटेरियल भी बोला जा सकता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो अगर रैबिट है, ठीक है, रैबिट के अंदर ये क्या होगा, इन रैबिट एपिडाइडमिस, जो रैबिट का एपिडाइडमिस है, ठीक है, वहां पे जो गोल्जी स्टेक्स है वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक कंटिन्यूअस ट्यूब बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली इसको अटैच करके रखता है, जिससे कि लगता है ये सारे स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो इन रैबिट एपिडाइडमिस जो गोल्जी स्टेक्स है या जो सिस्टर्नी है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन रैबिट एपिडाइडमिस सिस्टर्नी आर क्लोजली एसोसिएटेड to form continuous ट्यूब। यानी यहाँ पर इतनी टाइटली अटैच्ड होते हैं जिससे लगता है कि ये कंटिन्यूअसली एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट के बारे में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये क्या है, सीमेंटिंग मटीरियल है, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, होल्ड करना किसको, सिस्टर्नीज को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये जो डेंस मटीरियल है, ठीक है, ये कहाँ होगा, गोल्जी बॉडी के बीच में, सिस्टर्नी के बीच में मिलेगा, और इसको हम इंटरसिस्टर्नल मटीरियल भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगर रैपिड के एपिडाइडमिस में बात करें तो ये जितने भी सिस्टर्नी होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्मॉल वेसिकल एंड टिब्यूल्स के बारे में। तो हमने देखा था शुरुआत के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर तीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है, जिसमें से एक था आपका पहला सिस्टर्नी जो हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा क्या था आपका स्मॉल टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स, और तीसरा क्या था लार्ज वेक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल, आपको जनरली बात करें स्मॉल वेसिकल्स की। तो अगर हम स्मॉल वेसिकल्स की बात करें तो ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है आपका स्मॉल वेसिकल है, ठीक है। जो स्मॉल वेसिकल है वो सिस्टर्नी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है, या इसको इंटीमेटली एसोसिएटेड होता है। और ये इंटीमेटली एसोसिएटेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये टिब्यूल्स का काम क्या होता है कि ये जो आपका स्मॉल वेसिकल है इसको सिस्टर्नी के साथ कनेक्ट करके रखने का काम करता है। इस तरीके से यहाँ पर ये आगे बल्जेस आउट जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये इसके बारे में, अगर स्मॉल वेसिकल की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 400 से 800 एंगस्ट्रॉम का हो सकता है, ठीक है। तो 400 से 800 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। तो इसका डायमीटर कितना हो सकता है, 400 से 800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। ये बात आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वो सिस्टर्नी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है और कंटिन्यूटी शो करता है। क्यों, क्योंकि बीच में टिब्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इंटीमेटली स्पेलिंग अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। इंटीमेटली एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी, यानी इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लोजली एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी एंड शोइंग कंटिन्यू एंड शो कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी शो करता है, जैसे ये सिस्टर्नी है तो इसके साथ ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। कंटिन्यूटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बीच में टिब्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कंटिन्यूटी शो करता है, कंटिन्यूटी बिटवीन देम, ठीक है। तो एंड शोज कंटिन्यूटी, ये चीज आपको याद रखना है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, ये जो वेसाइकल्स हैं, ठीक है, जो वेसाइकल्स हैं वो सिस्टर्नी से पिंच ऑफ हो जाते हैं। जैसे ये आपका सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी से ही ये यहाँ पर क्लोजली एसोसिएटेड है, तो जब भी ये निकलेगा तो यहीं से पिंच ऑफ होकर इस तरीके से पिंच ऑफ जैसे पूरा बनेगा ये पिंच ऑफ हो जाएगा। तो जो स्मॉल वेसाइकल है कहाँ से निकलते हैं, आपके सिस्टर्नी से निकलते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉल वेसाइकल्स और ये मतलब स्मॉल, ये जो स्मॉल वेसाइकल्स आर रिमूविंग फ्रॉम सिस्टर्नी या पिंचिंग ऑफ फ्रॉम सिस्टर्नी, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है कि स्मॉल वेसाइकल्स पिंचेस ऑफ फ्रॉम सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी से पिंच ऑफ होके बनता है, ये चीज आपको याद रखना है। अभी जो स्मॉल वेसाइकल्स है ये 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वेसाइकल्स 3 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है ट्रांजिशनल वेसाइकल। ये क्या होता है, ट्रांजिशनल वेसाइकल। दूसरा होता है आपका सिक्रेटरी वेसाइकल। और तीसरा क्या होता है, क्लेथरिन कोटेड वेसाइकल। तो यानी आपको जो वेसाइकल है वो 3 तरीके का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखना है, एक है ट्रांजिशनल वेसाइकल, एक है सेक्रेटरी वेसाइकल, और तीसरा क्या है आपका क्लेथरिन कोटेड, ठीक है। ट्रांजिशनल वेसाइकल बेसिकली आपको वहां पर देखने को मिलता है कि यहां पर क्या होगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो उसके क्या करती है, सिस फेस की तरफ जब जाती है तो उस केस में जब वो वेसाइकल बनाती है उस वेसाइकल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल वेसाइकल बोलते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी फेसेस आपका मैच्योर फेसेस की तरफ से, या बोल सकते हैं जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के जो सराउंडिंग पार्ट होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है वहां से निकलता है। और क्लेथरिन कोटेड सिंपल सा क्या है, प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर्स होता है, यानी ये रफ सरफेस होता है कुछ इस तरीके से, ये रफ सरफेसेस वाला होता है इस तरीके से, रफ सरफेस वेसाइकल इसको हम बोल सकते हैं, रफ सरफेस वेसाइकल, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, गर्ल फॉर्मेशन के समय में जो गर्ल फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है। गर्ल फॉर्मेशन को हम अलग से समझेंगे, जब लाइसोसोम भी डिस्कस कर लेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है कि गर्ल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें स्मॉल वेसाइकल के बारे में याद रखनी है, इसको भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 4 से 800 डायमीटर का होता है, 800 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होगा, और ये क्या है, सिंपल सा सिस्टर्नी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है और उसके साथ कंटिन्यूटी शो करता है बिकॉज ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मॉल वेसाइकल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा ट्रांजिशनल वेसाइकल, ठीक है, एक होता है आपका सेक्रेटरी वेसाइकल, और एक होगा क्लेथरिन कोटेड वेसाइकल। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है स्मॉल वेसाइकल के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो टाइप है इसका, वो टाइप क्या है, लार्ज वैक्यूल, ठीक है। अगर लार्ज वैक्यूल की बात करें तो लार्ज वैक्यूल आपको क्या देखने को मिलता है, जो मैच्योर फेस है, ठीक है, मैच्योर फेज के एज से ये क्लियरली निकलता है, ये चीज आपको मतलब दिखाना है, ठीक है। तो जनरली आपको ये शो करना है या ये बताना है कि जो लार्ज वैक्यूल होता है वो बेसिकली सिस्टर्नी का मॉडिफाइड और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। यानी जब मैच्योरिंग फेज में जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, मान लेते हैं ये एक सिस्टर्नी है, ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, ठीक है। तो जब ये मैच्योर होता है तो ऊपर से ध्यान रखना है, जब भी अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो लेमिना का जो स्पेस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ऊपर लेमिना का स्पेस कम होगा या सैक का स्पेस कम होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं इसका स्पेस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जब ये लास्ट वाला जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योर होने की वजह से क्या है, ये इस तरीके से एक वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से क्या हो जाता है, एक वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो बड़ा सा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो बना है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लार्ज वैक्यूल बोल रहे हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, सिस्टर्नी का मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट्स, ये जो लार्ज वैक्यूल क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड एंड एक्सपेंडेड सिस्टर्नी। ये चीज आपको याद रखना है, ये क्या करता है, मॉडिफाइड एंड एक्सपेंडेड सिस्टर्नी को रिप्रेजेंट करता है।
उसके अलावा हम बात करें तो ये पूरी तरीके से क्लियर होता है, ठीक है, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल एज पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल किनारे पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर एंड लाई एट द एज एज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो क्लियर मटेरियल है, ठीक है, क्लियर मटेरियल इसलिए हो पाता है क्योंकि यहां पे मेटेलिक सॉल्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो यहां पे क्या है, कंटेन क्लियर मटेरियल, इसके अंदर क्लियर मटेरियल होता है विच रिड्यूसेस मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट, यानी इसके अंदर मेटेलिक सॉल्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है। वैक्यूल के बारे में क्या क्या याद रखनी है, हाईलाइट कर देते हैं कि ये मॉडिफाइड और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है, यानी जब पूरी तरीके से सिस्टर्नी मॉडिफाइड हो जाता है तब जाके लार्ज फॉर्म बनाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एज पे प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी के किनारे में प्रेजेंट होगा, एज पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जिस तरीके से आप देख रहे हो किनारे किनारे पे, तो किनारे में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर क्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है जो मेटेलिक सॉल्ट को रिड्यूस कर देता है, ये बात भी हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने यहाँ पर इसको सिंपल से पॉइंटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ये आपको याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये सारी पीपीटी एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बायोकेमिकल एनालिसिस के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम इसकी बायोकेमिकल एनालिसिस की बात करें तो जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स, और ये अराउंड 60% होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ लिपिड्स देखने को मिलेंगे और लिपिड्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट अराउंड 35% होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑलमोस्ट अराउंड अगर बात करें तो 1% के करीब देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं उनको भी एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये जो आपका गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनोज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो सियालिक एसिड देखने को मिलेगा, सियालिक एसिड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन सिक्रेटरी नेचर का है, तो आपको यहाँ पर एंजाइम्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर पूरा एक चार्ट बना रखा है, तो इस चार्ट को हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला एंजाइम आप देख रहे हो, यहाँ पर एंजाइम के क्लास और उसके टाइप और उसके फंक्शन भी लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। तो इसको अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो सारी चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ये बेसिकली हेल्प करेगा ग्लाइकोप्रोटीन के बनने में या ग्लाइकोप्रोटीन के बायोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि एंजाइम की बात करें तो सियाल ट्रांसफरेज हो जाएगा या ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज हो जाएगा। तो अगर हम सियालिल ट्रांसफरेज की बात करें तो क्या करेगा, सियालिक एसिड को CMP साइक्लिक्स में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज हो गया, ये ग्लैक्टोज को क्या करेगा, लिपिड और प्रोटीन्स पे ट्रांसफर करता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, सल्फो एंड ग्लाइको ट्रांसफरेज देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर बात करें तो सल्फो ट्रांसफरेज हो गया, लाइसोलेसिथिन एसिटाइल ट्रांसफरेज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लिसरोफॉस्फेट फॉस्फोटाइडल ट्रांसफरेज हो गया। इस तरीके की ये आपको एंजाइम देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें तो ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप को आपको मतलब कि यहाँ पर एंजाइम देखने को मिल जाएगा जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके अंदर आपका NAD साइटोक्रोम C रिडक्टेज देखने को मिल जाएगा, NADPH साइटोक्रोम C रिडक्टेज देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा फॉस्फेटेज टाइप का एंजाइम देखने को मिल जाएगा जो कि फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करेगा, जिसके अंदर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, थायमिन पायरोफॉस्फेटेज हो गया, ये एटीपेज हो गया, एसिड फॉस्फेटेज हो गया। इन सारे एंजाइम्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शन है, ये आपको साइड में दे रखे हैं जो कि पर्टिकुलर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार PPT डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट फॉस्फोलाइपेज आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लिपिड के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। काइनेज मिल जाएगा जो कि फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो मोनोसाइडेज हो गया जो कि रिमूवल ऑफ मैनोज में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे आपको एंजाइम भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी मैंने ऑलरेडी आपको शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया था, लेकिन एक बार आपको मैं यहाँ पे थोड़ा और भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और भी मतलब कि कुछ साइंटिस्टों ने इसका जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, ठीक है। यानी जो गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, मींस कि जिस रेट से ये टूट रहा होता है उसी रेट से ये बन भी रहा होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जनरली ऐसा माना गया है कि जो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो प्लाज्मा लेमा से हो सकता है, प्लाज्मा लेमा से हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा लेमा से कैसे होगा, तो जनरली सपोज करो कि सिंपल सा कि ये कोई सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, इस सेल के अंदर जैसे फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस होगा, जैसे मान लेते हैं कि फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस होता है, यानी कोई भी चीज सेल के अंदर जाता है तो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस से जो मेम्ब्रेन बन के आएगा यही वेसाइकल बाद में जाकर क्या कर देगा, पूरा का पूरा गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो पहला क्या है, प्लाज्मा लेमा से बन सकता है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियर एनवेलप से हो सकता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनवेलप से कैसे हो सकता है, जनरली कि जो न्यूक्लियस है वहां से जो बनने वाले वेसाइकल्स होते हैं, जो वहां से बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो जाके क्या होगा कि पूरा का पूरा सिंपल सा आपका गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज जो हमने डिटेल में पढ़ी है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली क्या होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो उसका ग्रेनुलर है, ग्रेनुलर ईआर, ग्रेनुलर ईआर का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये चेंज होता है सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, सिस फेस पे जाता है, ठीक है, सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, या बोल सकते हैं इसका जो डायरेक्टली लेमिना है वो सिस फेस पे जाके सिंपल सा अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद क्या है, नए गोल्जी बॉडी का या नए गोल्जी बॉडी के जो सिस्टर्नी है उसका फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब ये बात हमें कैसे पता चला कि ये जो सिस फेस है और ये इसका ट्रांस फेस है, तो जनरली जब हमने जो सिस फेस है, सिस फेस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका हमने बायोकेमिकल एनालिसिस किया, उसका जब हमने बायोकेमिकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि जो सिस फेस का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जितने भी केमिकल है वो क्या है, सिमिलर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। लेकिन वही अगर हम ट्रांसफेस की बात करें, ट्रांसफेस के उसके मेम्ब्रेन का अगर हमने बायोकेमिकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ये जो मतलब ट्रांसफेस वाला जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर टू प्लाज्मा लेमा, ये प्लाज्मा लेमा के सिमिलर है, ठीक है। तो इस चीज से हमें ये पता चल गया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इन चीजों को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बना कि प्लाज्मा लेमा से बन सकता है, यानी फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस होगा तो उससे हो सकता है, या न्यूक्लियर एनवेलप से बन सकता है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमें वो डिस्कस करना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे होगा, जो सबसे पहले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये रफ स्मूथ में कैसे कन्वर्ट होगा, तो राइबोसोम को रिलीज करके, ठीक है।
उसके बाद क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेज पे जाके ज्वाइन हो जाता है और वहीं पे सारी चीजें फॉर्म कर देता है सिस्टर्नी को, ठीक है। तो जो उसका सिस फेज है, उसका जो मेम्ब्रेन है, उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि वो किसके सिमिलर है, सिंपल सा आपके ईआर के सिमिलर है। लेकिन जो ट्रांस फेज पे जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बायोकेमिकल एनालिसिस किया तो वो पता चला कि वो प्लाज्मा लेमा के सिमिलरिटी शो करता है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें है अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक की चीजें मुझे लगता है काफी ज्यादा डीप हो गई हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बहुत मैंने कोशिश की है कि इसको सिंपल वे में समझाने की, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गोल्जी बॉडी बहुत सारे बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो कि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर हेल्प करते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन फंक्शंस के नाम लिखेंगे, ठीक है, उनको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में जब वो पर्टिकुलर चीज पढ़ रहे होंगे तब उसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में कैसे हेल्प करेगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, हम जानते हैं राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम से हुआ है वो कहाँ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके यहाँ पर क्या होगा, फ्यूकोज आके जुड़ता है, ये इस तरीके से फ्यूकोज आके जुड़ेगा। फ्यूकोज आके जुड़ने के बाद अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी स्ट्रक्चर बाहर निकलता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में, ठीक है। वहां पर क्या होगा, सियालिक एसिड दोबारा से आके जुड़ता है, ठीक है। और जैसे सियालिक एसिड आपस में जुड़ जाएगा तो अब ये क्या बना देगा, आपका ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। बाकी ज़्यादा जो डिटेल है वो डिटेल जब हम प्रोटीन फॉर्मेशन या ग्लाइकोप्रोटीन जब पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में तब समझेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इन चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लाइकोप्रोटीन का बनाना है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन आप जानते हो राइबोसोम पे बनेगा, राइबोसोम के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी में जाने के बाद वो फाइनली ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको इसका जो पहला फंक्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो दूसरा है वो है ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेकंड जो फंक्शन है अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, यानी ये ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या बनाता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है या लिपिड बनाता है, ठीक है। अब ये जो लिपिड है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, आपके सिस्टर्नी में, ये कहाँ जाएगा, सिस्टर्नी में, ठीक है। सिस्टर्नी के अंदर इसका सिक्रीशन होगा और सिस्टर्नी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के अंदर यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर आके कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है, क्योंकि इसको यहाँ पे लिपिड बनेगा, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करवाना है तब जाके वो ग्लाइकोलिपिड बनेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो जो सेकंड फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड होगा, ठीक है। कैसे होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाएगा, लिपिड आपका जाएगा सिस्टर्नी यानी गोल्जी बॉडी में, वहां पे कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ेगा और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करें तो वो आपका सिंथेसिस ऑफ
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है, यानी प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा चौथा फंक्शन बात करें तो ये सिंथेसिस ऑफ, अगर हम सिंथेसिस ऑफ आपका लिपिड हो गया, लिपिड बनाने में हेल्प हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन के स्पर्म में एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है। और ये एक्रोसोम बेसिकली क्या होता है, जब बेसिकली क्या होगा, फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन होता है या जोना पेलुसिडा वाला जो रिएक्शन होता है, तो उस लेयर को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मिलेनिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मिलेनिन, ठीक है। मिलेनिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये पिगमेंट है जो बेसिकली क्या होता है कि हेल्प करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। यानी सपोज करो कि जो बाहर के जो लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा एल्बिनो होते हैं, वाइट होते हैं, उनके अंदर स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे मेलानिन पिगमेंट का जो फॉर्मेशन है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उनको क्या है, स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा सातवें फंक्शन की बात करें तो लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम बनाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में भी हेल्प करेगा, यानी ये क्या करेगा, रिन्यूअल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिन्यूअल में भी हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पीछे हमने 8 नंबर तक पढ़ लिया है। अगर नेक्स्ट बात करें 9 नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिजन। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिजन, ठीक है। तो म्यूसिजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जनरली जो अभी हमने देखा था ग्लाइकोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा था, ग्लाइकोप्रोटीन बनने के बाद अगर उसमें सल्फर और जाके एक्ट हो जाता है तो म्यूसिजन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे सपोज करो राइबोसोम था, ठीक है। राइबोसोम क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपका कहाँ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और वहीं पे फ्यूकोस से बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये फिर कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में जाएगा, ठीक है। और सिस्टर्नी में जाने के बाद ये सियालिक एसिड के साथ बाइंड करता है, ठीक है। सिस्टर्नी में जाएगा, सिस्टर्नी के बाद अब जैसे ही निकलेगा तभी बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बना है, ठीक है, इस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर अगर हम सल्फर ऐड हो जाता है, इसके अंदर सल्फर जैसे ही ऐड हो जाएगा वैसे ही क्या बन जाएगा, म्यूसिजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अगेन। तो ये था हमारा राइबोसोम, यानी जो नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिजन, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा और इसमें जैसे ही सल्फर एडिशन हो जाएगा म्यूसिजन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का जो लेक्चर है गोल्जी बॉडी के ऊपर वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।